हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर 8.1 के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को सॉल्व किया है। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो देखते हैं 11वां क्वेश्चन। इससे पहले हमने 10वीं तक क्वेश्चन कर दिए थे। पार्ट 1 में 7th क्वेश्चन किए थे, पार्ट 2 में 8, 9 एंड 10th किए थे। आज हम पार्ट 3 में 11वां क्वेश्चन करेंगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन। स्टेटमेंट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 है, पहला पार्ट है द फॉलोइंग ऑफ द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ओके, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ऐसे तो स्टूडेंट्स देखिएगा, बता सकते हैं वैल्यू ऑफ tan ए ऑलवेज नहीं, ये वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि जो वैल्यू होता है tan थीटा का, tan ए का वैल्यू रेंज करता है -∞ से +∞ तक रेंज करता है। ओके, जैसे ग्राफ देखते हैं, आप ग्राफ देखेंगे तो ऐसा होता है tan ए का ग्राफ। ओके, जब हम tan ए ग्राफ देते हैं तो इसका रेंज जो है -∞ से +∞ तक होता है। ओके, तो ये tan ए का ग्राफ होता है। ओके, ये होता है, ये π/2 होता है। ओके, ये जो होता है -π/2 होता है। -π/2 पे ये वैल्यू -∞ हो जाता है और ये वैल्यू +∞ हो जाता है। ओके, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो tan थीटा है यानी tan ए का रेंज जो होता है ∞ से +∞ से -∞ तक होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया है कि वैल्यू ऑफ tan ए ऑलवेज लेस देन 1। नहीं, वैल्यू नहीं हो सकता है। वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 मतलब कब हो सकता है? जब tan थीटा का वैल्यू 1 से कम। tan थीटा का वैल्यू कितने पे होता है? 1 से कम होता है। tan 45 डिग्री पे 1 होता है। tan 45 डिग्री से जैसे ही कम आएंगे तो 1 से कम आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू होता है tan 45 यानी π/4 होता है। ओके, और यहाँ पे -π/4, और ये पूरा रेंज, ये इतना रेंज है, ये जो यहाँ तक है 45 तक है। 45 से जस्ट नीचे, जब 45 से जस्ट नीचे आएंगे सभी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू भी 1 से छोटी होगी, तो वहाँ पे π/4 पे वैल्यू होती है लेस देन 1 होती है, ऑलवेज लेस देन होती है। π/4 के नीचे जितनी भी वैल्यू होंगे 1 से कम ही होंगी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जैसे π/4 से बढ़ेंगे या फिर π/4 आते ही वैल्यू 1 हो जाएगी, लेस देन 1 नहीं हो जाएगी, इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो जैसे π/4 से जाएंगे तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, 1 से ज़्यादा 2 हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, ऐसे बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी पे जाए। π/2 पे जैसे ही आएंगे तो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, तो पहला दिया गया स्टेटमेंट फॉल्स है, लिख देंगे यहाँ पर, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, तो लिख देते हैं, hence the given statement is false। ओके, तो इसका पार्ट 2 देखते हैं 11th क्वेश्चन का। ओके, पार्ट 2 देखेंगे। sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ओके, देख लेते हैं। तो sec a इज इक्वल टू 12/5 दिया है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। देखते हैं, जो सेक ए का वैल्यू होता है, सेक ए क्या होता है? सेक ए होता है 1/cos ए। ओके, जो cos ए होता है, cos ए होता है कि बेस अपन परपेंडिकुलर, तो इसका जो सेक होगा तो परपेंडिकुलर अपन बेस होगा, परपेंडिकुलर अपन के बेस होगा, यानी 12/5 होगा ना। तो आप जब देखेंगे 12/5 तो सेक का रेंज होता है, जो सेक का रेंज होता है कास के रेंज का उल्टा होता है। सेक का रेंज होगा क्या कि जैसे कास का वैल्यू अगर π/2 0 है तो सेक का वैल्यू π/2 पे क्या होगा, मतलब π/2 पे अगर 90 पे 0 है तो 1/0 हो जाएगा। ओके, 1 जब 0 करेंगे तो वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है। ठीक है, तो वैल्यू इन्फिनिटी अब यहाँ पे आ गई, और जब यहाँ पे
जब नीचे इसी तरह इस ऊपर की साइड जाएंगे तो ग्राफ में ऊपर जाएंगे तो वैल्यू एकदम 1 इन्फिनिटी उधर जाएगा और इधर नीचे आएंगे तो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी। ओके, तो देखते हैं इस प्रकार सेक की रेंज कितना होती है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो बीच में कहीं ना कहीं वैल्यू 12/5 एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ओके, तो चूँकि जब सेक का रेंज होता है, सेक ए का रेंज होता है प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ओके, तो बीच में वैल्यू कहीं ना कहीं π/12/5 एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट। ओके, लिख देंगे हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सेक ए इज इक्वल टू 5/12 एग्जिस्ट एट एनी वैल्यू। ओके, ठीक है, एट एनी एंगल, किसी न किसी एंगल पर वैल्यू 12/5 एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। लिख देंगे हेंस सेक ए इज इक्वल टू 12/5 will exist at any angle A. Hence, the given statement is true. Given statement is true. Okay students, तो हमने क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा पार्ट कर लिया। ओके, तो तीसरा पार्ट देखते हैं क्या है। तो तीसरा पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कास इज अब्रेविएटिव यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं, दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्यों? क्योंकि जो कास ए है अब्रेविएटिव यूज्ड फॉर कोसाइन होता है, कोसाइन के लिए हम यूज़ करते हैं कास ए। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, गलत है। कोसेकेंट नहीं होगा, कोसेकेंट तो होगा ही नहीं, कोसेकेंट तो होता है कोसेक के लिए। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि कोसेकेंट इज यूज्ड फॉर, चूँकि कास ए इज अब्रेविएटिव यूज्ड फॉर कोसाइन, यहाँ पे लिख देंगे चूँकि कास ए इज अब्रेविएटिव फॉर कोसाइन। ओके, यहाँ पे हम कोसाइन लिख देंगे, कोसाइन, हेंस कोसाइन ए यहाँ पे, ठीक है। जो कास ए है अब्रेविएटिव यूज्ड फॉर होता है कोसाइन के लिए। ओके, तो हेंस लिख देंगे, हेंस the given statement is false। ओके, तो इस प्रकार से हमने तीसरा पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। तो देखते हैं अगला पार्ट, चौथा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का चौथा पार्ट को सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम चौथा पार्ट देखते हैं। काट ए इज प्रोडक्ट ऑफ काट एंड ए, काट एंड ए। तो नहीं, हम इसे साफ साफ कर देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जो काट ए है प्रोडक्ट ऑफ को टेंजेंट एंड ए होता है, नॉट काट एंड ए। ओके, ये एंड ही है। ओके, दोनों एक ही एंड है। ओके, चूँकि यहाँ पे लिख देंगे वी नो दैट काट ए इज प्रोडक्ट ऑफ को टेंजेंट ऑफ एंड ए, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, तो इस प्रकार से हमने तीसरा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मतलब तीसरे क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन का चौथा पार्ट सॉल्व कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11वें का लास्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट 5वां और लास्ट पार्ट देखते हैं। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें का 5वां पार्ट क्या है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ओके, देखते हैं, चूँकि यहाँ पे देखिए आप, जब यहाँ पे आप देखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 लिख लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 लिखा है फॉर सम एंगल थीटा। ये कैसे होगा? ये नहीं, संभव नहीं है।
क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि साइन थीटा जो है, साइन थीटा होता है, साइन थीटा जो होता है कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस ओके। आप किसी भी ट्रिंगल में देखेंगे, किसी भी राइट एंगल ट्रिंगल में देखेंगे और कहीं भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज लेस देन होता है हाइपोटेनस से। ये मीन हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। चूँकि यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन perpendicular ओके। मीन यहाँ पे साफ साफ है कि हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे साइन थीटा है 4/3 है, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस लेस देन है परपेंडिकुलर, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो हाइपोटेनस होता है ग्रेटर देन होता है परपेंडिकुलर से। ओके, तो यहाँ से लिख देंगे हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज द फॉल्स, लिख देंगे कि हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, तो इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 11 का 5वां और लास्ट पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। तो हमने 5वां क्वेश्चन नंबर 11 का, इससे पहले हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में एनसीईआरटी चैप्टर 8.1 मैथ के पार्ट 1 और पार्ट 2 में बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। और आप अगर वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, थैंक यू।